चलो आ गए सभी, है ना? आ रहे हैं, देखिए प्रेरणा सीखा। कितने लोग आ गए? यासिका, प्रेरणा, त्रिवेणी, वैशाली, आयुषी, शिखा, बरखा। चलो चलो लोग आ गए। कविता, साक्षी नहीं आई है अभी। तो फिर डाउट था सारे लोगों का, कौन सा? खाद्य श्रृंखला ना, और ट्रॉपिक लेवल में। हाँ सर। चलो अच्छा, देखते हैं। किसने मैसेज किया है? गुड मॉर्निंग कविता। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, है ना? आज आधे लोगों ने सोचा शायद लेट हो गए तो शायद क्लास नहीं लगेंगे, तो आया नहीं है। 12 लोग ही है आज। अरे गड़बड़ हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर डाउट था, है ना? अब देखो यहाँ पर डाउट आ रहा है, तो इसके लिए ये चीज है, और गड़बड़ भी करी थी आंसरों में, है ना? उसको हम धीरे से सॉल्व करते हैं। देखो क्या चीज हो रही है, जब हम ट्रॉपिक लेवल या पोषण स्तरों की बात कर रहे हैं, ये एक लड़का मेरे को और दिख रहा है, गैलेक्सी J2। ये अपना नाम बताएगा? गैलेक्सी J2 ये कौन है बेटा? नाम बता दो अपना। तो नहीं आ रहा, अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। ठीक है, मैसेज कर देना। चलो। तो यहाँ पे क्या चीज थी, ये पोषण स्तर थे, है ना? जो टोटल एनर्जी सोर्स हम अगर मान रहे थे, तो क्या मान रहे थे? यहाँ पे सन को मान रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मान रहे थे यहाँ पे, और उससे फोटोसिंथेसिस हो रहा था। ठीक है, तो अगर हम ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो ये है ट्रॉपिक लेवल में टी फर्स्ट है ना? ये और दो लोग आए, मोनिका, नैना। आई जाने दो इनको भी। नैना बहुत जल्दी आ गई। चलो ठीक है, तो क्या है, यहाँ जो उत्पादक है वो क्या है? ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है। उसके बाद में यहाँ पर ये क्या है? पोषण स्तर सेकंड है। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड है, क्या है? ये द्वितीय उपभोक्ता, ये क्या है? ट्रॉपिक लेवल थर्ड हो गया। ठीक है, और लास्ट में जो तृतीय उपभोक्ता है वो ट्रॉपिक लेवल फोर्थ हो गया। ठीक है, इतना ठीक है? हाँ सर। ठीक है, अब बारी आती है वो कहाँ पे क्या पूछता है ना? तो देखो ये प्रोड्यूसर था, तो इसीलिए ये क्या हो गया? पी फर्स्ट हो गया, है ना? उत्पादक। उसके बाद में यहाँ पर ये क्या है? उपभोक्ता है, तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर फर्स्ट हो गया। वन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया? कंज्यूमर सेकंड हो गया ये। सेकंड हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया? कंज्यूमर थर्ड हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो है, ये क्या है? शाकाहारी जीव है। ठीक है, तो लेकिन और यहां से क्या चालू हो रहा है? मांसाहारी। तो यहां से क्या चालू हो रहा है? कॉर्निवोरस। ठीक है, ये क्या है? कॉर्निवोरस फर्स्ट है, मांसाहारी, प्राथमिक मांसाहारी। और ये क्या है? यहाँ पे कॉर्निवोरस सेकंड है। ठीक है, और अगर इसके बाद भी अगर कोई रहता है तो वो कॉर्निवोरस क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे आ रहा? देखो, जो प्राथमिक उत्पादकता थी
प्राथमिक उत्पादकता हमने क्या चीज बोली कि प्राथमिक उत्पादकता इसके पास है, ठीक है। इसके पास क्या है, जीपीपी है और एनपीपी, इसका फुल फॉर्म पता है ना, एक सकल हाँ उत्पादकता सर। और एक शुद्ध उत्पादकता। तो शुद्ध सकल उत्पादकता। उत्पादकता अगर अपन यहाँ पे जी, ये बहुत बड़ा है, अगर हम यहाँ पे उसकी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी मान रहे हैं तो इसके पास जो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, उसने टोटल जो जितनी एनर्जी बनाई है इन अकार्बनिक पदार्थों को मिला के, जैसे सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से जो एनर्जी बनाई है, वो इसकी क्या है, सकल उत्पादकता। दूसरी चीज, इसने अब खुद का शोषण किया, खुद की उपापचय क्रिया करी। यहाँ पे देखो शोषण का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं हो रहा है कि वो सिर्फ सांस ले रहा छोड़ रहा, उसमें यहाँ पे शोषण का मतलब ये हो रहा है कि उपापचय क्रियाओं के लिए तो उसने विकास, वृद्धि, प्रजनन, इसके लिए जो एनर्जी यूज करी, वो एनर्जी को इस हम ग्रॉस में से घटा दे रहे थे, तो यहाँ पर क्या बन जा रही थी, नेट प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता बच जा रही थी, ठीक है। अब इसकी जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है, मतलब इसके पास का जो ये एन है, ये किसके लिए, इसके लिए क्या हो गया, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी हो गया, ठीक है, इस शाकाहारी जीव के लिए। अब इस शाकाहारी जीव ने क्या किया, श्वसन वगैरह किया, वृद्धि विकास वगैरह किया, और फिर जो एनर्जी बची वो इसकी क्या हो गई, द्वितीयक शुद्ध, द्वितीयक उत्पादकता हो गई, ठीक है। लेकिन इसकी जो द्वितीयक उत्पादकता है वो इसकी क्या है, प्राथमिक उत्पादकता है, प्राथमिक मतलब इससे उत्पादकता। इससे जो ले रहा है वो क्या ले रहा है, प्राथमिक उत्पादकता ले रहा है इस द्वितीयक की, ठीक है। लेकिन यहां से यहां तक का लेवल क्या चल रहा था, ये जो उत्पादक थे, इधर वाला लेवल क्या चल रहा था, प्राथमिक उत्पादकता चल रहा था। इस साइड में क्या हो गया, सबके पास द्वितीयक उत्पादकता हो गई, ठीक है। लेकिन इस शाकाहारी के लिए ये प्राथमिक है, और इस मांसाहारी के लिए ये जो शाकाहारी से वो यहाँ से ये वाली एनर्जी ले रहा है, तो ये इसके लिए प्राथमिक हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज, कल जैसा अपन ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई द्वितीयक स्तर में द्वितीयक स्तर में उत्पादकता कैसी है, या द्वितीयक स्तर वाला जीव किस उत्पादकता के ऊपर निर्भर है, तो ये जो द्वितीयक स्तर, वो इसकी बात कर रहा था, है ना, द्वितीयक उपभोक्ता की। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता किसकी उत्पादकता के ऊपर आश्रित था, यहाँ की जो द्वितीयक, या द्वितीयक जो क्या बोलना चाहिए, द्वितीयक उत्पादकता है, लेकिन इसकी कौन सी, द्वितीयक शुद्ध उत्पादकता के ऊपर था, ना कि द्वितीयक सकल उत्पादकता के ऊपर, इसके ऊपर नहीं था वो, ठीक है। ठीक है बेटा, इतना ठीक है। हाँ सर ठीक है। सर नहीं आ रहा समझ में। हे भगवान, दिक्कत क्या आ रही है, अब तो क्लियरली बोलो। देखो मेरे साइड से तो यही था समझाने लायक। सर जो हाँ, सर वो पूछता है सकल प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता जो प्रोड्यूसर है उसी के पास होती है वो भी। नहीं नहीं, इसके पास तो है ही है, लेकिन इसने देखो, इसने इसकी ये जो नेट प्रोडक्टिविटी थी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता थी, जो अगले स्तर में जा रही थी, ये वाली, है ना, तो ये इसके लिए क्या होगी, सकल उत्पादकता हो गई, ये हो गया। देखो पौधे ने जो बनाई वो क्या थी, उसकी सकल उत्पादकता थी, जो बच गई उसके पास वो क्या थी, उसकी शुद्ध उत्पादकता थी। जो बच गई वही इस उपभोक्ता के पास गई, और किसके पास, प्राथमिक उपभोक्ता के पास, तो इसकी जो शुद्ध उत्पादकता है वो इसके लिए सकल उत्पादकता हो गई, ठीक है। हाँ सर अब आ गया इसमें। हाँ, जैसे हम अगर दुकान से कुछ कोई चीज ले रहे हैं, जैसे मान लो एक बिस्किट का पैकेट लिया, तो हमारे पास उसमें 10 बिस्किट है, तो हमारी क्या होगी, जो सकल उत्पादकता होगी, ठीक है। फिर हम घर पे आ गए, घर पे हमने एक बच्चे को सिर्फ 10 बिस्किट में से सिर्फ 2 बिस्किट दिए, है ना, तो वो हमारे क्या होते हैं, शुद्ध थे कि भैया वो बचे वाले थे, 8 तो हमने यूज कर लिए, 2 हमारे पास बचे, तो 2 हमने उस बच्चे को दे दिए, तो वो जो 2 बच्चे को दिए वो तो हमारी शुद्ध उत्पादकता थी, लेकिन वो उस बच्चे के लिए क्या होगी, सकल उत्पादकता हो गई, है ना। उसके बाद में अब वो क्वेश्चन ये पूछा था कि ये जो द्वितीयक मांसाहारी है ये किस उत्पादकता के ऊपर आश्रित रहता है, तो ये द्वितीयक उत्पादकता के ऊपर आश्रित था, ये इसके पास जो बची थी शाकाहारी की जो उत्पादकता थी उस पे ये मांसाहारी जो आश्रित था, है ना। लेकिन हमारा दिमाग क्या चलता है कि यार ये द्वितीयक मांसाहारी है, तो ये भी क्या हो रहा है, इसकी ये जो नेट प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर ही आश्रित रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, है ना, ऐसा नहीं हुआ था, है ना। ये जो मांसाहारी किसके ऊपर आश्रित था, इसके ऊपर, ना कि इसके ऊपर, ठीक है, इस पे नहीं था ये। इस जीव की जो शुद्ध उत्पादकता थी, द्वितीयक शुद्ध द्वितीयक उत्पादकता, उसके ऊपर आश्रित था।
ठीक है, अब ठीक है बेटा? यस सर। कुछ है डाउट तो बोल दो, हम इसको क्लियर कर सकते हैं, अभी और टाइम है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आना है, तो हम इसको उतने जल्दी में हड़बड़ी में खत्म नहीं करना चाहूंगा मैं अभी। सर रुकने के लिए तैयार हूं मैं। अच्छा चलो, ये इतनी चीजें हो गई है ना? सर हाँ, ये क्रेटर पारिस्थितिक तंत्र में क्या आता है? क्रिएटर पारिस्थितिक तंत्र में जैसे जहां पर ज्यादा वो क्रिएटर वगैरह रह रहे हैं, वहां पर जो जीव वगैरह रह रहे हैं, खासकर उसमें क्या आ जाएंगे, ऑर्की बैक्टीरिया हो गई, या जो थर्मो रेगुलेशन वाले जीव रहेंगे, जो उच्च तापमान को भी सह पा रहे हैं, वही जीव का पारिस्थितिक तंत्र रहेगा वहां पे। सर जो हाँ? निकेत और आवास होता है ना सर, उसमें डाउट है मुझे। ठीक है, निकेत और निकेत, आवास है ना? देखो, हाँ आवास, पहले आवास बता रहा है, यहीं पे इसी स्लाइड पे देखो, है ना क्या चीज हो रही है। ये जो पूरा स्थान है इतना, है ना, या अच्छा नहीं, ये वाला एग्जांपल नहीं, एक दूसरा एग्जांपल बता रहा, देखो हमारा जो एड्रेस है, घर का एड्रेस है ना, वो क्या है, आवास है, ठीक है। और उस एड्रेस पे जैसे क्या हो गया, मान लो अपने यहाँ कोई किराएदार है, वो भी उसी एड्रेस पे रह रहा है ना, हमारे घर के जो दूसरे मेंबर है वो भी उसी एड्रेस में रह रहा है, अगर हम पड़ोसी की भी अगर बात कर ले तो भी वो उसी जगह पे रह रहा है, लगभग हमारी एड्रेस पे वो भी रह रहा है। तो आवास क्या है, एक तरह का एड्रेस है जहाँ पे जीव रहता है और उसके अनुकूल कंडीशनें वहां पे होती है। लेकिन निकेत क्या चीज है, जैसे घर में हमारा एक वो एड्रेस के अंदर का वो है, मतलब निकेत क्या है, आवास का एक उप आवास है, उप आवास को ही क्या बोलते हैं, निकेत बोलते हैं। जैसे अब घर बता दिया हमने कि घर हमारा वो था, वहां पे क्या हो गया, हमारा एड्रेस हो गया, है ना। अब उस एड्रेस के बाद में हमारे घर के अंदर में हमारा रूम है, तो उस रूम में हम जो रह रहे हैं, तो वो क्या कहला रहा है, निकेत कहला रहा है। और जो हमारा रूम होता है वो कैसे होता है, एकदम स्पेशलाइज कंडीशन वाला होता है, कि जैसे हमको वहां पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए तो वहां पे पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट है, वहां पे बुक के चाहिए हमको जो, तो वो बुके हैं, जैसा हमको वहां बेड चाहिए वैसा बेड है, जैसा टीवी चाहिए वैसा टीवी है, ठीक है। अगर इस इन्वायरमेंट में कोई दूसरा जीव आता है तो वो वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ हम ही उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो निकेत होता है वो किसी भी जीव के लिए एकदम स्पेशलाइज्ड होता है, कि और वहां पे एक ही जीव रहता है, सिंगल जीव रहता है। लेकिन आवास के अंदर में समष्टि भी रह सकती है, एक से अधिक जीव भी रह सकते हैं। सर, व्यष्टि क्या वही होती है ना क्या क्या क्या? सर? व्यष्टि 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 मतलब व्यक्ति होता है। वेस्टी, वेस्टी बेटा हिंदी तो नहीं पता, ये वाला मेरे को क्या, देख के बताऊंगा ये चीज, तो वेस्टी मतलब क्या होता है ना। समष्टि, समष्टि मतलब ये हो रहा है कि जो जीव वहां पे रह रहे हैं उस चीज को हम बोल रहे थे। तो आवास में एक समष्टि वाले जीव हो सकते हैं, या एक जैसी प्रजाति वाले जीव हो सकते हैं, एक जैसी जाति वाले जीव हो सकते हैं आवास में, लेकिन निकेत में एक सिंगल ही जीव रहता है, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है हाँ, सर, जन्म दर से क्या अभिप्राय है? इसमें ऑप्शन दिए, आवास को छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, जन्म दर, अच्छा मृत्यु दर, व्यस्टि, एक हाँ आवास। अच्छा हाँ, जन्म दर। एक मिनट रुक जाओ ना, एक मिनट, वो तुम्हारे वर्ड का अर्थ मिल गया, हाँ ठीक है, उसका अर्थ जीव ही है, एक सिंगल जीव या जीव कोई, है ना। हाँ, सर अब बताओ जन्म दर से क्या, क्या जन्म अर्थ है। दर से क्या, हाँ तो आवास को छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, एक आवास में व्यक्तियों के आने वालों की संख्या। आने सर वालों इसका की, आंसर और कोई ऑप्शन है इसमें? नहीं है। हाँ तो फिर ठीक है, फिर आने वाले जीवों की संख्या, है ना। और सर इसका आंसर डी होना डी के ऑप्शन क्या था? चाहिए। एक आवास में व्यक्तियों के आने वालों की संख्या। हाँ, आने वालों की संख्या। जन्म दर को हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई बायोम है, या कोई जीवमंडल है, या कोई एक जियोग्राफिकल एरिया है, वहां पर जो जीव आ रहा है वो कहला रहा है, मतलब वो एक निश्चित समय में, देखो जन्म दर की सिंपल सी परिभाषा क्या है, कि एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पे उत्पन्न होने वाले नए जीवों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। लेकिन अब जैसा तो तुम वहां पे बोल रहे हो आने वाले की संख्या, तो आने वाले में दरअसल माइग्रेशन भी आता है, वो प्रवास, है ना। उसमें क्या हो रहा है, अगर उसमें प्रवासी कोई जीव है,
अगर वो आ रहा है तो उसको हम उत्पन्न जीव में वहां पे काउंट नहीं कर सकते, उसको हमको प्रवासी में काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो बोल रहा है वो ये चीज बोल रहा है कि ठीक है, उसने स्पेशलाइज नहीं किया है कि क्या, तो हम आने वाले जीवों को बोल सकते हैं कि हाँ वहां पे जन्म दर उससे। अगर यहाँ पे अगर उन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो वो ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आने वाला बोल रहा है वो, जबकि जन्म दर की परिभाषा ये है कि वहां पे उत्पन्न होने वाले जो जीवों की संख्या है उसको हम बोल रहे हैं जन्म दर। तो सर इसका आंसर जन्म दर क्यों दिया है? जन्म दर से क्या अभिप्राय है? जन्म दर ये दिया है आंसर। जन्म दर से क्या अभिप्राय है, तो उसका आंसर जन्म दर ही है। हाँ, एक बार ऑप्शन रिपीट करो ना। तो आवास को छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, जन्म दर, मृत्यु दर और एक आवास में व्यक्तियों के आने वालों की संख्या। और इसका आंसर जन्म दर बोल रहा है वो। हाँ, कुछ गड़बड़ हुई होंगी शायद से, क्योंकि देखो वहां पे कोई भी वो आने वाली तो वो प्रवास कहला रहा है, वो प्रवासी जीव कहला रहा है ना, इमिग्रेशन हो गया वो, है ना, उत्पन्न नहीं हो रहा। और जन्म दर की परिभाषा ही ये चीज कहती है, या जन्म दर हम तब निकाल पाते हैं जब वहां पे कोई पहले से जीव है और वो रिप्रोडक्टिव एज का है और वो अपने जैसा जीव वहां पे उत्पन्न कर रहा है। तो जो नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो हम वहां पे उसको क्या बोल सकते हैं, उसकी तब हम जन्म दर निकाल सकते हैं कि उस समष्टि में कितने नए जीव उत्पन्न हुए। हाँ, अगर एक हिसाब से अगर देखें तो लास्ट वाला ऑप्शन भी सही निकाल सकते हैं, अगर हम स्पेशलाइज नहीं करते हैं कि सिर्फ उत्पन्न, हम उस समष्टि में टोटल नए जीवों की अगर संख्या को काउंट कर ले रहे हैं तो, लेकिन वो तो समष्टि घनत्व के अंदर आ जाएगा, है ना। तो जन्म दर को तो इतना ही याद रखो, वहां पे शायद हो सकता है कभी जब भी होता है बुकों में कई गलतियां निकलती है। इस बार हमने नवबोध की बुक में करीबन 50 से 60 के बीच में गलतियां निकाली है ना। तो बुकों में कभी जब भी गड़बड़ भी हो जाती है ना, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है वहां पे कोई ऑप्शन वगैरह गड़बड़ हो गया हो या कुछ। एक बार मेरे को उसका स्क्रीनशॉट लेके या वो फोटो खींच के सेंड कर देना, तो फिर मैं थोड़ा सा और उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। सर और वो प्लस माइनस वाला था ना कि वो परजीविता और स्वभोजिता, ये वाला भी समझ में नहीं आया। परजीविता अच्छा, ये देखो वाला। उसमें देखो सहभोजिता, सहभोजिता और सहोपकारिता। दरअसल देखो सहोपकारिता का ही उदाहरण बहुत सारी चीजें हो जा रही है। सहभोजिता हो जा रही है, सह आश्रयता हो जा रही है। सह आश्रयता मतलब जैसे बेला वगैरह ऊपर चढ़ती है तो उसको एक आश्रय चाहिए, है ना। तो ऐसी जो धनात्मक क्रिया है जिसके अंदर में किसी भी जीव को हानि भी नहीं हो रही है, और मतलब हो सकता है दोनों जीव को लाभ हो रहा है या दोनों को लाभ हानि कुछ भी नहीं हो रही है, तो वो धनात्मक अनुक्रियाएं कहलाती है ना, जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। ऋणात्मक वो वाली कहला रही है जैसे परजीविता हो गई, परभक्षिता हो गई, पर आश्रिता हो गई। अगर दूसरे जीव को हानि हो रही है तो वो सब क्या है, ऋणात्मक अनुक्रिया है जो पारिस्थितिक तंत्र के साथ हम कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर हम खाना खा रहे हैं, है ना, तो खाना खा रहे हैं तो हम उत्पादक को नष्ट कर रहे हैं, है ना, उत्पादक को खा रहे हैं, वो उसका भक्षण कर रहा है। तो ये क्या हो गई, उस उत्पादक के लिए, उत्पादक और हमारे बीच में हो गई एक हानिकारक अनुक्रिया हो गई पारिस्थितिक तंत्र की, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, एक बीज लिया और उस बीज को लगा दिया, अरे वो उग गया, उसको एनवायरमेंट वगैरह कंडीशन हमने अच्छी दे दी, तो ये क्या होगी, उसकी सहजीविता होगी कि वो हमारे साथ साथ में जीवित रह रहा है और ना हमको उससे हानि पहुंच रही है ना हमको उसको, मतलब हमको भी हानि नहीं हो रही, उसको भी हानि नहीं हो रही। तो ये क्या हो गई सहजीविता, और ये क्या हो गई, एक तरह की धनात्मक अनुक्रिया हो गई, है ना। हाँ भाई, बस क्लास चालू हो गई, आजा 11:30। हाँ, यही रूम पे घर। हाँ 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 ठीक है सारे लोग। यस सर। अब फिजिक्स की क्लास लगाना है क्या तुम लोगों को। यस सर, तो केमिस्ट्री की जरूर लगवाना। केमिस्ट्री वाले सर से अभी बात नहीं हो पाई है, और वो दरअसल गांव पे है ना, तो थोड़ा सा पता नहीं वो ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं ना। लेकिन फिजिक्स वाले की 1 बजे का टाइम बोल रहे थे, है ना। सर उसमें सब पढ़ाएंगे ना, थ्योरी ना वो।
हाँ, मैंने वैसे क्वेश्चन। बोला था कि ऑब्जेक्टिव पर फिर मेरे को बाद में कुछ लोगों ने बोला कि थोड़ी सी थ्योरी भी चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी चाहिए, तो ठीक है, वही जैसा हाँ अभी चला रहे हैं ऐसे ही कर देंगे ना। सर, थ्योरी नहीं आएगी तो हम ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिक्कत है ना। देखो फिजिक्स का तो अपने को कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने तुमसे पूछा था कैसा पढ़ना है, बता दो। हाँ सर, पहले उसका थ्योरी पढ़ेंगे जिसके बाद वो सॉल्व कर पाएंगे। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ऐसा कर देंगे, चलो। सर आप समझा रहे थे तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। बोल दिया करो या मैसेज छोड़ा करो फटाक से, कुछ भी। बोला था आपको आवाज, सर, आप बोल दिख ही नहीं रहे थे। बोला था। अच्छा, वो अभी बीच में कॉल वो हो गई थी ना, वो कॉल आ गई हाँ थी देवेंद्र हाँ। की, इसीलिए। चलो ठीक है। अब क्या डाउट था यहाँ पे? वो प्लस माइनस वाला समझा रहे प्लस थे। माइनस वाला, हाँ चलो। तो उसमें देखो, जो परजीविता हो गई, परभक्षिता हो गई, पराश्रिता हो गई, है ना, ये सब क्या ऋणात्मक अनुक्रियाएं हैं। और परजीविता के लिए याद रखना, दो प्रकार की परजीविता रहती है। एक बाह्य परजीविता रहती है और एक आंतरिक परजीविता। बाह्य परजीविता में जीव क्या रहता है, बॉडी के बाहर साइड रह के अपने पोषक से या अपना जो होस्ट है उससे लाभ लेते रहता है। और आंतरिक परजीविता, जैसे एस्केरिस के लिए बताया था, वो अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा के लिए बताया था, वो हमारे शरीर के अंदर रह रहे हैं और फिर हमसे पोषण प्राप्त कर रहे हैं, है ना। सर एक क्वेश्चन पूछूं इसी से हाँ रिलेटिव? हाँ, बोलो। यदि प्लस चिन्ह को लाभदायी परस्पर क्रिया के लिए और माइनस चिन्ह को हानिकारक के लिए और शून्य चिन्ह को उदासीन परस्पर क्रिया के लिए दिया जाता है, तो हाँ प्लस माइनस द्वारा प्रदर्शित समष्टि परस्पर क्रिया किसे संदर्भित करती है? ऑप्शन: परजीविता, सहोपकारिता, प्रतिजीविता, सहभोजिता। प्रतिजीविता। सर, परजीविता। प्रति प्लस माइनस दोनों बोल रहे हैं ना वो। हाँ हाँ तो उसमें तो दोनों जीव एक दूसरे के ऊपर जब आश्रित रहेंगे, दोनों को एक दूसरे से लाभ भी होते जाएगा और हानि भी होते जाएंगी, तो वो प्रतिजीविता कहला रही है। अगर परजीविता बोलते हैं हम, तो परजीविता में ये चीज हो रही है कि एक जीव को हानि होती है और एक जीव को लाभ होता है। तो यहाँ पे तो वो चीज नहीं आ सकती, वो प्लस माइनस दोनों बोल रहा है। तो सर इसका आंसर तो परजीविता दिया है। परजीविता दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन कुछ दिया है? हाँ सर। क्या हाँ बोल दिया रहा है है सर। एक्सप्लेनेशन पे? सर दिया है। क्या बोल रहा है सर ये एक्सप्लेनेशन? सर, परजीविता एक ऋणात्मक अंतःक्रिया है हाँ, जिसमें परजीवी पोषक यानी होस्ट के वो सब शरीर के, से हाँ, उससे होस्ट के भोजन ले रहा शरीर है। से हाँ एवं शरण प्राप्त करता है हाँ तथा होस्ट को हानि पहुंचाकर उसमें रोग उत्पन्न करता है। हाँ, इसमें परजीवी को लाभ यानी प्लस होता है तथा होस्ट को हानि पोषक होती को है। हानि होती है। पोषक को हानि होती है, हाँ एक चीज तो, हाँ ये तो होता है, पोषक को हमेशा हानि होती है। और प्लस, अच्छा उसमें वो जो क्वेश्चन था उसमें प्लस पहले था या माइनस पहले था? प्लस सर, पहले प्लस था। पहले। और परजीवी, उसने परजीवी बोला था कि एक परजीवी उस जीव पे आश्रित है, तो ऐसा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बोला। अच्छा, हाँ ठीक है, उसको उसमें कैसे हो रहा है देखो, एक जीव के लिए लाभ, वो बोल रहा है समष्टि के लिए कि कौन सी क्रिया हो रही है, तो समष्टि के लिए हम कैसे बोल सकते हैं। अच्छा देखो, एक दूसरा और एक उदाहरण बता रहा था, उसमें प्लस प्लस वाला बता रहा पहले, है ना। प्लस प्लस वाले में हाँ क्या चीज हो रही है, जैसे हम सहजीविता पढ़ते हैं ना, राइजोबियम की लेग्यूमिनेसी कुल के साथ में हम सहजीविता पढ़ते हैं, तो उसमें क्या चीज होती है, दोनों को लाभ लाभ होता है ना, हानि किसी को नहीं होती है ना। लेकिन अगर उसमें भी अगर देखें तो फिर क्या हो रहा था, वो जो नाइट्रोजन को ले रहा था वायुमंडल से और पौधे को दे रहा था, तो उस पोषक पदार्थ की हानि हो रही थी, इसीलिए वहां पर भी लाभ हानि दोनों आ सकते हैं ना। तो अगर ऐसी वाली कोई कंडीशन आती है तो फिर हमको एकदम ये देखना पड़ेगा कि उसमें जीव कौन से हैं और वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, मतलब कैसे क्रिया कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समष्टि है जिसमें प्लस माइनस दोनों है, तो वो कौन सी प्रक्रिया को दर्शा रहे हैं ना, तो प्लस माइनस दोनों बोल रहे हैं, तो क्या चीज हो रही है देखो। नहीं सर, उसमें उदासीन भी कर दिया बाद में। उदासीन, उदासीन, हाँ सर। हाँ, चिन्ह नहीं, को उसने ये बोला कि जीरो चिन्ह उदासीन को परस्पर क्रिया के लिए दिया जाता है, हाँ और तो प्लस माइनस द्वारा प्रदर्शित समष्टि परस्पर क्रिया किसे संदर्भित करेगी? हाँ, मतलब वही प्लस माइनस किसको दर्शा रहा है ना। हाँ और पहला ऑप्शन क्या था? परजीविता, और दूसरा? परजीविता, सहोपकारिता।
सौपकारिता, सौपकारिता में दोनों प्लस प्लस चिन्ह होना चाहिए था। ठीक है, तीसरा हाँ, प्रतिजीविता। प्रतिजीविता में भी दोनों प्लस प्लस होना चाहिए था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए रहते थे। और सहभोजिता, सहभोजिता सब में भी दोनों प्लस प्लस होना चाहिए था। प्लस प्लस। हाँ, तो मतलब वो भोजन की अदला बदली कर रहे हैं ना, तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो प्लस प्लस होते हैं। अब एक परजीविता ही आ रही है जिसमें एक प्लस आ रहा है और एक माइनस आ रहा है। सर इनने प्लस माइनस माइनस तो नहीं कर दिया जैसे मैथ्स में लगता नहीं है? नहीं 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 नहीं, मैथ्स वाला कुछ नहीं किया है, बस वो इतना हुआ है। प्लस माइनस बोला ना, तो उसने प्रक्रिया जैसे हमको वो वर्डों पे ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह की वो प्रक्रियाएं कर रहे हैं ना, और उसमें कोई स्पेशलिटी तो उसने नहीं दे दी है। तो यहाँ पे जो बाकी की जो तीनों है ना, तीनों में एक दूसरे को लाभ हो रहा है ना, तो दोनों जगह पे दोनों जीवों के लिए प्लस प्लस आ जा रहा है, लेकिन परजीवियों में एक के लिए माइनस आ रहा है ना। अच्छा। देख, वो जीव है वो बीमार पड़ रहा है, इसीलिए उसके लिए वो हानिकारक चीज हो गई है ना। वो जो परजीवी है उस पे क्या हो रहा है, उसको भोजन मिल रहा है, तो उसके लिए वो प्लस हो गई, है ना। लेकिन जैसे कुछ कुछ जैसे अगर मान लो एक अगर बड़ा उदाहरण अगर कोई दे दिया, और उन्हें दे दिया कि एक गाय है और एक बगुला है ना, तो बगुला और गाय के बीच में कौन सी पारस्परिक क्रिया हो रही है, क्या हो रही है बता। सहकारिता। हाँ, सहोपकारिता हो रही है ना, क्योंकि वो उसके ऊपर जो पिस्सू वगैरह या जो कीट वगैरह है उसको खा ले रहा, उसको भोजन मिल गया, उसका भी प्लस हो गया। गाय को वो कीट से नुकसान हो रहा था, वो कीट उसके बॉडी से चले गया, उसको भी वो हो गया, लाभ हो गया, है ना। इस तरह से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और अधिक जिसमें जहां पे लाभ हो रहा है उस जीव के लिए प्लस ले लेना है, जिसको हानि हो रही है उस जीव के लिए माइनस ले लेना है। और जीरो, जीरो में तो ये है कि जैसे दोनों चीजें अगर मान लो वो नल रह साथ में रहे, लेकिन लाभ हानि कुछ भी नहीं पहुंचा रहा है, तो वहां पे उदासीन होगी, लेकिन रह साथ में रहे, है ना। जैसे अमरबेल हो गया, वो अमरबेल बोल रहा है, ऑर्किड हो गया, आम के ऊपर रह रहा है ना, तो वो ऊपरी ऊपरी वो है, उसमें सहजीविता है, साथ में रह रहा है, लेकिन कुछ भी लाभ हानि एक दूसरे को नहीं पहुंचा रहा है। वो सिर्फ उसमें क्या है, आश्रय सहजीविता है ना, कि उसको आश्रय चाहिए था, वो उग नहीं सकता था जमीन पे, इसीलिए वो आम के पेड़ पे उग गया, लेकिन वो अपना भोजन खुद बना ले रहा है, अपना जल खुद, उसकी जो जड़ें रहती है वो क्या रहती है, आर्द्रता ग्राही रहती है, तो जड़ जल का अवशोषण कर लेती, उसको बस रहने का स्थान चाहिए था। तो यहाँ पे भी सहजीविता है, लेकिन कौन सी है, आश्रय सहजीविता, कि उसको बस एक स्थान चाहिए था रहने के लिए, है ना। तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आम के ऊपर है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नो ऑर्किड को भी नहीं पड़ रहा, बस उसको एक स्थान चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे जीरो आ जाएंगे। ठीक ठीक है, अब आगे बढ़ेगा। हाँ सर। यस सर। ये खाद्य श्रृंखलाएं देखी नहीं, खाद्य श्रृंखलाएं देखी थी। बस यस सर, बता दी थी। अरे बता दिया, ये बता दिया खाद्य श्रृंखला। नहीं यार, इस पे कोई बात सर नहीं, बता दी। डाउट रहे, अरे तो बेटा कहीं डाउट रहेगा तो पूछना ना। अच्छा चलो यहाँ ये शॉर्ट में देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला, एक साइड एनर्जी फ्लो हो रहा है, ये ठीक है, ऊपर से नीचे एक साइड हो रहा है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी जा रहा है, इस पेड़ से कहीं पर भी एनर्जी जा रही है, बहुत सारे इसमें लेवल है, पता नहीं चल रहा है एनर्जी कहाँ जा रही है, कितनी जा रही है, कितनी मात्रा में अगले लेवल पे जा रही, वो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे हम काउंटिंग कर सकते हैं कि इस पौधे ने कितनी बनाई थी, कितनी उसने यूज करी थी, कितनी कीट तक गई थी और कितनी शाकाहारी तक गई थी, हम उसकी काउंटिंग आसानी से कर सकते हैं ना। एक अगर कोई जीव इसमें अगर गायब हो जाता है तो खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएंगी पारिस्थितिक तंत्र में, लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक जीव अगर गायब हुआ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके पास उसके भोजन के लिए एक विकल्प उपस्थित है। ठीक है, ठीक है। ये फिर एनर्जी फ्लो बताया था, है ना। यहाँ पे यही याद रखना, श्वसन का मतलब सिर्फ श्वसन नहीं हो रहा है, श्वसनीय क्रियाएं होती है। अब श्वसनीय क्रिया क्या है, दरअसल जिसमें एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है। अब दो, अच्छा एक और चीज बताओ मेरे को, कोशिकीय श्वसन और हम जो सांस ले रहे हैं, इन दोनों श्वसन में अंतर क्या है। कोशिकीय श्वसन और हम जो सांस ले रहे हैं, इसमें अंतर क्या है। अब सब गायब हो गए, अब कोई नहीं बोले। बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। सर आप बता दीजिए। नहीं तो पहले कुछ तो बोलो, मैं तो बताऊंगा ही बाद में, पर तुम लोग भी तो कुछ तो बोलो पहले कि क्या है।
सर हम जो श्वसन लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब नॉर्मली वो हवा लेते हैं, लेकिन कोशिका जो लेती है वो ऑक्सीजन वाले ही लेती है ना, ओनली ऑक्सीजन वाली सांस लेते हैं। हम भी ऑक्सीजन को ही अंदर लेते हैं वैसे। नहीं, यहाँ पे हम देखो तो नॉर्मली हवा लेते हैं ना। अच्छा, हवा लेते हैं, चलो ठीक है, बढ़िया आंसर है। नाम भी बता दो अपना। यासिका? नहीं सर। साक्षी? साक्षी थी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, कोशिकीय श्वसन और हमारा जो शारीरिक श्वसन है, इसमें एक ही अंतर है, एनर्जी का, है ना। हम जो श्वसन ले रहे हैं इसमें एनर्जी खर्च होती है, ठीक है, हमारी पेशियां मसल्स काम कर रही है ना। और जो कोशिकीय श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न हो रही है। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा रे बच्चों, मेरे बेटा? हाँ सर, याद है। यस सर। देखो, जो हम सांस ले रहे हैं उसमें हमारी पेशियां वगैरह मूवमेंट्स करती है, बॉडी में एनर्जी खर्च होती है सांस लेने और छोड़ने में, है ना। लेकिन जो कोशिकीय श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और वहां पे एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। है दोनों ही श्वसन, लेकिन एक में लेने वाले में गैस का एक्सचेंज करने के लिए हमारी बॉडी को वर्क करना पड़ता है, जिससे एनर्जी खर्च हो जाती है, और वहां पे एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। और कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो भैया वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ये इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड, इसमें थोड़ा सा ही हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। और हाँ, टाइम लिमिट भी आज दिख गई है, 7 मिनट बचा है ना, तो 10:50 पे फिर से कंटिन्यू होगी क्लास, है ना, तो वो याद रखना। चलो, अब यहाँ पे ये इकोलॉजिकल पिरामिड है ना, इन पिरामिड में क्या चीज बोला था कि पोषक स्तरों के आधार पे उनको जमाया गया था कि पोषण स्तर में कैसे ऊर्जा जा रही है, कैसे उनका भार है। तो 3 तरह के थे, संख्या पिरामिड, एनर्जी पिरामिड और बायोमास पिरामिड। ठीक है, और इसी को ये पिरामिड किसने वो किया था? चार्ल्स इल्टन ने, इसीलिए इनको इल्टन पिरामिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। पारिस्थितिक पिरामिड की जो थ्योरी थी वो चार्ल्स इल्टन ने दी थी, इसीलिए इनको इल्टन पिरामिड भी बोलते हैं। इसको नोट कर लेना पॉइंट को, इल्टन पिरामिड। ठीक है, चार्ल्स इल्टन ने दी थी। चलो ठीक है, पहला यहाँ पे देखते हैं संख्या का पिरामिड। तो सीधी सी बात है, जिसकी ज्यादा, अब जो पिरामिड थे उसमें चार्ल्स इल्टन ने क्या बोला था कि जिसकी जितनी ज्यादा मात्रा होगी वो उस पिरामिड का आधार बनाएगा, और जो संख्या में कम होगा वो, या जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या करेगा? उसका शीर्ष बनाएगा, और जो उससे कम भाग रहेगा वो मध्यस्थ भाग, और सबसे बड़ा वाला भाग उसका आधार बनाएगा। तो जैसे यहाँ पर पिरामिड में दिख रहा है कि जो उत्पादक है, यहाँ पे एक हम खाद्य श्रृंखला या एक पारिस्थितिक तंत्र ले रहे हैं, तो इसमें उत्पादकों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए आधार बन गया। तो शाकाहारी जीव की संख्या उनसे कम है, तो ये से ऊपर का लेवल बनाया, लेकिन छोटा लेवल। जो प्राथमिक मांसाहारी जीव है लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता है, इनकी संख्या और कम होगी, तो और ऊपर का आधार। और जो सर्वोच्च मांसाहारी जीव है उनकी संख्या बहुत ही कम थी, इसीलिए इसका इन्होंने क्या कर लिया? शिखर बना लिया। ठीक है, तो ये हो गया संख्या। ये उल्टा होता है क्या? नहीं, संख्या का पिरामिड हमेशा कैसे रहना है? सीधा रहना है, जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होना है वो। नहीं, संख्या का पिरामिड भी उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। ठीक है, तो संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। जिसकी जितनी ज्यादा संख्या रहेगी वो पिरामिड उस हिसाब से बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी उत्पादकों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो ये कैसा हो गया? सीधा हो गया। पर अगला वाला देखो, अरे यार यहाँ पे जमाया नहीं है मैंने। पर अगर जैसे उदाहरण के लिए मान लो, अगर हम यहाँ पर अगर मानते हैं, और हमारे पास मान लो कि सिर्फ क्या है? एक पेड़ है। ठीक है, एक ही पेड़ है, मान लो ये हमारे पास एक पेड़ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिर्फ एक पेड़, लेकिन इसके ऊपर आश्रित रहने वाले कीटों की संख्या क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो ये क्या चीज बन गया यहाँ पे? इससे बड़ा वाला भाग बना लिया इसने, है ना। उल्टा बन रहा है मेरा, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यहाँ पर क्या हो गया? ये इसको मान लो, अभी जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, इसको उत्पादक मान लो कि भैया ये एक पेड़ है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया? यहाँ पे उसके ऊपर मान लो पक्षियों
किसकी, कीटों की संख्या पकड़ लो, नहीं पक्षियों की संख्या जो उस पेड़ के ऊपर रह रहा है, तो ये क्या है, इस पेड़ की संख्या के अनुसार कम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कीटों की संख्या मान लो, तो कीटों की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा कीट, उस छोटे जो कीट पतंगे रहेंगे वो संख्या में बहुत ज्यादा है, पक्षियों से भी ज्यादा है, तो वो पिरामिड अब कैसा हो गया, उल्टा हो गया। तो जब हम घास के मैदान का पिरामिड लेते हैं तो वो सीधा बनता है, लेकिन जब हम एक वृक्ष का पिरामिड लेते हैं, है ना, तो वो उल्टा बनता है, ठीक है। लेकिन संख्या का इतना ठीक है। ठीक है, अब अगला जीवभार का पिरामिड, जीवभार का है ना, बायोमास का पिरामिड, तो ये उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। अगर हम स्थलीय तंत्र का लेते हैं, कि स्थल वाली भूमि का लेते हैं, तो स्थल पर क्या होता है, जो उत्पादक है वो सबसे ज्यादा है, पौधे वगैरह, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये पिरामिड सीधा बन गया। शाकाहारी जीव उत्पादकों से कम है ना, तो यहाँ पे इनकी संख्या, मतलब इनका जीवभार जो है वो कम हो गया, तो ये कैसा बन रहा है, सीधा बनते जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, जलीय जो पारितंत्र है उसमें अगर हम बात करते हैं कि जीवभार का पिरामिड, तो यहाँ पे जो उत्पादक है वो बहुत छोटे छोटे है, तो इनका भार कैसा हो गया, कम हो गया, है ना। और जो शाकाहारी है वो इससे थोड़े से बड़े रहना, और जो मांसाहारी है जैसे शार्क हो गया, व्हेल हो गया, ये सब कैसी होगी, बड़ी मछलियां, तो इनका भार कैसा है, ज्यादा। तो जो जलीय पारितंत्र है उसमें जो जीवभार का पिरामिड बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, और जो स्थलीय है उसमें जीवभार का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, एक देखो, हम हो गए मनुष्य, हम खाना खा रहे हैं, हम पौधे वगैरह खा रहे हैं, तो क्या है, पौधे कैसे हैं, पौधे का वजन, हम जैसे मान लो एक गाजर है, तो एक गाजर और हमारे वजन में अंतर है कि नहीं, बहुत ज्यादा। एक गाजर हद हुई तो 1 ही किलो की होना है, लेकिन हम कैसे हैं, 50, 60, 70, 200 किलो का भी कोई हो सकता है, ऐसी बात नहीं है ना, 200 का भी हो सकता है कोई। तो जो जीव है, यहाँ पे सिंपल वर्डों में याद रखो, जीवभार, दरअसल जीवभार का मतलब तो ये होता है कि जो जीव की जो सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थों की मात्रा रहती है उसकी मात्रा कहलाती है जीवभार। लेकिन समझने के लिए सिंपल याद रखो, वजन के हिसाब से, कि वजन जिसका ज्यादा है वो कैसा है, ऊपर रहेगा, जिसका वजन ज्यादा है वो ऊपर रहेगा, जिनका वजन कम है वो नीचे रहेंगे। अब पेड़ हो गया, तो पेड़ का जीवभार कैसा है, बहुत ज्यादा है, उसका वजन बहुत ज्यादा है, लेकिन उस पे जो कीट रह रहा है, उस पे जो पक्षी रह रहा है उनके कम है, तो उसका कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। लेकिन इधर जलीय में क्या हो रहा है, जो उत्पादक, जैसे काई वगैरह देखो, काई वगैरह हो गई, जलीय पौधा हो गया, तो वो सब कैसे है, हल्के हैं, लेकिन एक शार्क को हम वजन में काउंट करें तो वो बहुत ज्यादा भार वाली है, तो जलीय का हमेशा कैसा हो गया, बड़ा, उल्टा हो गया, ठीक है। जल्दी 1 मिनट। ठीक है बेटा, इतना हाँ सर। ठीक है, 1 ही मिनट बचा है और, है ना, उसके बाद 10:50 पे कनेक्ट करना सब। यस सर। चलो, फिर ये आता है एनर्जी का, तो एनर्जी का पिरामिड, अब देखो वो दोनों पिरामिड, संख्या और जीवभार का उल्टा सीधा दोनों हो सकते थे, ये वाला पिरामिड उल्टा और सीधा नहीं होता है, ये सिर्फ कैसा होना है, सीधा होना है, क्योंकि उत्पादक के पास, पौधे के पास ही सबसे ज्यादा एनर्जी थी, फिर वो यहाँ पे क्या लग गया था, 10% का ये लॉ लग गया था, तो यहाँ पर क्या हो जा रही थी, ऊपर जाते अगले स्तर में जाते तक एनर्जी कैसे हो रही थी, कम होते जा रही थी, साथ में एनर्जी लॉस भी हो रही थी हीट के रूप में, तो लगातार एनर्जी कम होती है ना, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, और जीवभार का और संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर है क्वेश्चन, ये क्लास एंड होने वाली है ना, सारे लोग फिर से, इतने लोग फिर से चाहिए, है ना, गायब नहीं हो जाना। यस सर। यस सर।